हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का सॉल्यूशन, जो कि यह हमारा क्लास नंबर 4 है। और इसमें हम लगभग आपके जो मतलब 110 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन देख रखे थे, उसके आगे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का है। तो उससे पहले आप क्वेश्चन को ना ध्यान से देखिए। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएल TG2 के लिए, यूपी आरबीएनएल TG2 के लिए, या फिर किसी भी स्टेट का हो इलेक्ट्रीशियन का पेपर, सबके लिए आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। चलिए, अगर हम बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो फिर कितनी करंट होनी चाहिए, ठीक है, जिससे वह व्यक्ति क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो उस करंट की वैल्यू जो होती है वह 9 मिली एम्पियर होती है। अब देखिए, 9 मिली एम्पियर का मतलब है कि 9 मिली एम्पियर से नीचे अगर करंट है तो व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लगता है तो वह क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर 9 मिली एम्पियर से ऊपर होता है तो फिर जो झटका लगेगा वह उसके लिए कष्टदायक हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही मतलब उत्तर है वह है 9 मिली एम्पियर। अब आपको एक चीज़ पता है कि 9 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया, कि कितनी, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि कितनी एम्पियर करंट है, तो 1 मिली में आपको पता है कि होता है 10⁻³ 10⁻³ तो 9 मिली एम्पियर का मतलब कि 9 × 10⁻³ एम्पियर, 9 × 10⁻³ एम्पियर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी अगर मान लो ऐसे पूछ लेता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर करेंगे तो आपको 0.009 एम्पियर मिलेगा, तो करेक्ट आंसर ये होगा। लेकिन आपको मिली एम्पियर में दिया है तो आप सही करके आएंगे 9 मिली एम्पियर। चलिए, अब देखिए, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग होता है। अब देखिए, एक ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध है वह लगभग कितना होता है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए कितना होता है। तो ह्यूमन बॉडी का जो प्रतिरोध होता है वह होता है 1000 ओम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को ना आप एक नोट बना के लिख लिया करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो 1000 ओम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20 ओम के 3 प्रतिरोधों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाया गया है, किन्हीं दो छोरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के रूप में, जैसे ये देखिए मैंने बनाया एक त्रिभुज, एक त्रिभुज ऐसे ही बनाते हैं हम, एक त्रिभुज ए बना, ठीक, और सबकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 ओम है, 20 ओम है, 20 ओम है, 20 ओम है सबका। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करें, 20 ओम है, 20 ओम है, उसके बाद कह रहा है किन्हीं दो छोरों पर। अब किन्हीं दो छोरों पे आप ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का ले लो, चाहे यहाँ से यहाँ तक का ले लो। ठीक है, आपको उन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक चीज़ आप समझे, मैंने चलो मान लिया कि मैं इन दो छोरों के बीच का रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि जैसे ही हम इनके बीच में रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखना कि ये 20 ओम और ये वाला 20 ओम, यह दोनों के दोनों किस में जुड़े हुए हैं, यह दोनों के दोनों जुड़े हुए हैं सीरीज में। ये दोनों किस में जुड़े हुए हैं, 20 और 20 सीरीज में। तो रेजिस्टेंस का सीरीज में यानी श्रेणी में जुड़ा होना मतलब डायरेक्ट जुड़ जाना, यानी सीधा सीधा उन्हें हम जोड़ देंगे। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 होगा तो मेरा नया फिगर जो ड्रॉ होके आएगा वो नया फिगर मेरा कुछ ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा आपका 40 ओम, ये बन जाएगा 20, और इसी के बीच में हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। अब 40 ओम और 20 ओम ये किस में जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि 40 ओम और 20 ओम ये हमारा जुड़ा हुआ है समांतर में। और समांतर का फॉर्मूला पता है कि जब दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं, उनका समतुल्य निकालते हैं, तो पहले दोनों का गुणा यानी 40 × 20 बटे दोनों का जोड़ 60, तो 20×3 60, 40/3, 40/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट होगा, यानी डी वाला सही आंसर होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 ओम के 4 प्रतिरोधों को एक वर्ग बनाया जाता है
तो वर्ग के किन्हीं एक भुजा के दो छोरों पर कुल प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए एक वर्ग आपने बना लिया, ध्यान से देखिएगा, एक वर्ग ऐसे बनाया, एक वर्ग आप तो ऐसे ही बनाते हो, ठीक, एक वर्ग ऐसे बन गया आपका। अब कह रहा है किन्हीं दो छोरों पे, मैंने सिर्फ इन दो छोरों में लगाया, इनका जो रेजिस्टेंस है वो 10-10 ओम है, सबका रेजिस्टेंस कितना दिया है 10-10 ओम दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए दो छोर मैंने ले लिया ए और बी, इनके बीच में आपसे पूछ रहा है कितना रेजिस्टेंस होगा टोटल, ठीक है, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो बस सेम क्वेश्चन है कि आप देखेंगे कि यह वाला 10 ओम, यह 10 ओम और यह 10 ओम किस में जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि इनके बीच में कोई भुजा नहीं है, ये सीधे सीधे एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर सीधा सीधा एक साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि तीनों किस में है, श्रेणी में। अगर तीनों श्रेणी में है तो इनको हम कैसे जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। अगर हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 30 मतलब 10-10 कितना हो जाएगा 30। तो हमारा जो नया फिगर बन के आएगा वो नया फिगर हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ये से, फिर ये ऐसे, ठीक, फिर ये ऐसे, ये बनेगा 30 और ये होगा 10 ए बी, ठीक। तो 30 और 10 ये हो गया आपका। तो अब ये आपको पता है कि 30 और 10 जो है किस में है, ये जुड़े हैं समांतर में। आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे दो भुजाएं, यहाँ से दो मतलब रास्ते बन रहे हैं, एक इधर को एक इधर को, दो रास्ता बना, तो दोनों किस में हो जाएंगे समांतर में। जब समांतर में है तो इसके लिए आर जब हम निकालेंगे तो दोनों का गुणा, यानी 30 गुणे 10 बटे 40, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 चौक को 40 यानी 15 बटे 2, 15 बटे 2, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देना दोनों पे तो ये 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 15 बटे 2 जो होगा इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा 15 बटे 2। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कि निम्न में से कौन गलत है। अब गलत आपसे बोल रहा है कि निम्न में कौन गलत है। अब मैंने पावर का आपको 3 फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हो। तो पहला फॉर्मूला आप देखेंगे P बराबर आई स्क्वायर आर, अपना दिमाग घुमाइए और तुरंत याद कीजिए कि पावर में मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था कि नहीं बताया था। आपको याद आएगा कि हाँ ये तो बताया था, तो ये करेक्ट आंसर है, ये तो सही है। उसके बाद बी जो है P बराबर V इंटू आई, जो पावर होती है वो वोल्टेज तथा करंट का गुणनफल होती है, तो ये आपका सही है ये भी। उसके बाद P बराबर वी स्क्वायर बटे आर, क्या ये सही है कि गलत। आप कहेंगे सर ये वाला फॉर्मूला तो हमने कई बार मतलब कि देखा है। तो ये तीन चीज़ें आप देखे हैं, ये तीन फॉर्मूले देखें, तीन जो है ये सही फॉर्मूले हैं, लेकिन पूछा है कि इनमें कौन गलत है। तो गलत P बराबर आई स्क्वायर बटे आर आपने कभी नहीं देखा है। आई स्क्वायर आर देखा है डायरेक्ट आई स्क्वायर आर, लेकिन आई स्क्वायर अपान आर आपने नहीं देखा, इसलिए ये क्या है, ये गलत है। तो निम्न में से कौन सा गलत है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा। अब देखिए परिपथ की आवृत्ति आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। तो इंडक्टिव प्रतिघात, इंडक्टिव प्रतिघात की अगर हम बात करें तो उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम प्रदर्शित करते हैं एक्स यल से। अगर हम इसे एक्स यल से प्रदर्शित कर रहे हैं तो इसका सूत्र आपको पता है, इसका फॉर्मूला याद है। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ यल। अब देखिए ये तो फॉर्मूला होता है इंडक्टिव प्रतिघात का। अब इंडक्टिव प्रतिघात बराबर इतना होता है, क्वेश्चन क्या बोला है कि आवृत्ति के घटने से, आवृत्ति घटने से मतलब ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, घट रही है। देखो नीचे मैंने तीर बनाया, इसका मतलब घट रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को आप घटा रहे हो, तो एक्सेल जो है वो डायरेक्टली यानी सीधा समानुपाती है फ्रीक्वेंसी के। आपको इस फिगर में भी दिख मतलब कि इस सूत्र में दिख रहा है कि एक्सेल जो है डायरेक्ट है एफ के समानुपाती। तो एफ घट रहा है तो इसका मतलब एक्सेल भी क्या होगा, घटेगा, यानी इंडक्टिव प्रतिघात घटेगा। इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा, घटेगा ना। तो सही आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा सही है। अब आपको इसमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मिली एम्पियर क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, माइक्रो एम्पियर क्या होता है। देखिए अगर आप ध्यान से समझें तो थोड़ी सी मिस्टेक क्या होती है कि जैसे आपको पता है एम्पियर है, मान लीजिए एम्पियर है, फिर मिली एम्पियर आपको दिया है, फिर माइक्रो एम्पियर दिया है। तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप खुद ही बता दोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मिली एम्पियर मतलब मिली का मतलब कितना होता है, 10⁻³ उसके बाद 10⁻⁶। ये जो होता है ये माइक्रो एम्पियर के लिए, ये माइक्रो के लिए होता है, ये होता है मिली के लिए, ये माइक्रो के लिए होता है।
तो माइक्रो मतलब 10 घाते -6 और मिली मतलब 10 घाते -3। अब मेरा सवाल ये है कि 10 घाते -3 बड़ा होता है कि 10 घाते -6 बड़ा होता है? आपको ये चीज़ बतानी है, बड़ा कौन होता है, 10 घाते -3 या 10 घाते -6? तो इसमें देखो कभी कभी लड़के गलती क्या कर जाते हैं कि ये 10 घाते -6 दिख रहा है, ये 10 घाते -3 दिख रहा है, जिसमें वो जल्दी जल्दी में आंसर कर देते हैं कि 10 घाते -6 जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखो कि 10 की घात पे जो है वो -3 है, सिर्फ -3 ही है, यानी कि 3 बार ही माइनस हुआ है बस, जबकि 10 की घात में -6 है। माइनस का मतलब क्या कि आप पीछे जा रहे हो ना, अब जितना कम माइनस रहेगा उतना कम पीछे जाओगे। सिंपल सी बात समझो कि आपके ऊपर अगर कर्जा कम है तो आप कम पीछे हो, किसी के ऊपर कर्जा ज़्यादा है तो ज़्यादा पीछे है, तो वही सेम चीज़ इसमें है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हो कि 10 घाते -3 मतलब बड़ा होता है किससे, 10 घाते -6 से, यानी कि मिली एम्पियर बड़ा होता है माइक्रो एम्पियर से। उसके बाद एम्पियर, एम्पियर जो होता है वो बड़ा होता है किससे, मिली एम्पियर से, क्योंकि इसके ऊपर कोई माइनस है ही नहीं, ठीक है, इसके ऊपर कोई माइनस नहीं। अगर आपको एक लिखना है तो एक लिखो, चाहे 10 की घात पे 0 लिखो, एक ही बात होती है। 10 की घात पे 0 मतलब इस पर कोई भी माइनस नहीं है, तो इसका मतलब ये इससे मिली एम्पियर से भी बड़ा है और माइक्रो एम्पियर से भी बड़ा है। क्लियर हो गई इतनी चीज़। अब देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन है मिली एम्पियर इज लेस देन माइक्रो एम्पियर। तो मैंने कहा कि मिली एम्पियर किससे बड़ा होता है, माइक्रो एम्पियर से, तो इसमें कौन सा सही है, तो ये तो गलत है। दूसरा, एम्पियर इज लेस देन माइक्रो एम्पियर, तो एम्पियर जब मिली एम्पियर से बड़ा है तो माइक्रो एम्पियर से भी बड़ा होगा, तो ये भी क्या है, गलत है। एम्पियर इज लेस देन मिली एम्पियर, तो एम्पियर जो है वो लेस देन होता है मिली एम्पियर से, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखें, अब 3 गलत मिल गया तो चौथा आपका ऑब्वियसली क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फिर करेक्ट का मतलब कि माइक्रो एम्पियर इज लेस देन मिली एम्पियर, तो मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो एम्पियर जो होता है वो छोटा होता है मिली एम्पियर से, तो सही आंसर आपका होगा ए डी। ठीक, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 किलो ओम का मान क्या है। अब 2 किलो ओम, 2 किलो ओम की बात करें तो 2 किलो ओम, 2 किलो ओम का मतलब 2 गुणे 10 घाते, किलो मतलब अगर 1 किलोग्राम में, आप बताओ, बस इतना मेरे को बता दो कि जैसे आप किलोग्राम पढ़ते हो, गांव में जाते हो आप कोई चीज़ जोखने के लिए, तो किलोग्राम आप देखते हो, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, क्या आपको पता है? तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किग्रा में आप 1 केजी बराबर 1000 ग्राम लिखते हो। सेम उसी तरह से 2 किलो ओम में कितना ओम होगा, क्योंकि ओम जो है उसकी बेसिक यूनिट है किलो, तो उसके लिए मतलब बढ़ा के लिखा गया ना कि ये बड़ी चीज़ है, तो किलो मतलब कितना, 1000, तो 2 गुणे 10 घे घात पे 3 ओम, तो आप सीधा लिख सकते हो 2000 ओम। कितना लिख सकते हो, 2000 ओम। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है। अब देखिए कांच की छड़ है, उसको सिल्क के कपड़े से आप रगड़ रहे हो, तब जो मतलब कि विद्युत पैदा होती है वो किस प्रकार की होती है। क्वेश्चन आपका यही है, क्या गतिक विद्युत होती है, क्या स्थैतिक विद्युत होती है, या फिर दोनों होती है। ठीक है, तो आपका देखिए जब कांच की छड़ को आप किसी भी कपड़े से रगड़ रहे हो, या फिर देखिए जब आपने थोड़ा सा, जैसे आप पेन में थोड़ा पेन आप अपने बालों में घसीटते थे, फिर उसके बाद आप क्या करते थे, कागज़ के ऊपर ऐसे रगड़ते थे तो कागज़ उसमें चिपक जाता था, उस कंडीशन में वो कुछ ना कुछ उसमें इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करता है, कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। वह जो इलेक्ट्रिकल पैदा होती है वह होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी एनर्जी, मतलब कौन सी विद्युत पैदा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको हम कहते हैं स्थैतिक विद्युती, स्थैतिक विद्युत। तो जब भी कांच की छड़ को आप किस पे रगड़ोगे, सिल्क के कपड़े पर, तो कौन सी विद्युत पैदा होगी, तो स्थैतिक विद्युत पैदा होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप क्या होगा। क्वेश्चन आपका यही है। तो देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको एक चीज़ समझना है कि जैसे घर का कनेक्शन हम जो करते हैं, घर पे जो वायरिंग करते हैं वो कैसा होता है, समांतर में हम करते हैं। समांतर में हम क्यों करते हैं, कारण है, कारण इसके दो मुख्य कारण हैं कि पहला तो जितनी रेटिंग सबकी है उसके हिसाब से उसको करंट मिलती है, उतने हिसाब से उसको वोल्टेज मिलता है। वोल्टेज तो मान लो सब पैरेलल में तो सेम ही होगा, लेकिन करंट उनके हिसाब से फ्लो होती है। दूसरी चीज़ कि जब हम समांतर में किसी चीज़ को जोड़ते हैं
तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ये देखिए, एक हो गया, एक ए ब्रांच ए हो गई, एक ब्रांच ए हो गई, ठीक। ये है R1, मान लीजिए ये R2, ये R3, तीन चीज़ें मैंने ये जोड़ा है। किस में जोड़ा है? ये मैंने कहा कि ये समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर किसी कारणवश से ये जो R1 है ये हमारा खराब हो गया, जल गया, नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो क्या इस R2 पर, इस R3 पर कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब ये ब्रांच तो अलग ही जल गई ना, ये खत्म हो गई, लेकिन ये सप्लाई यहाँ जुड़ी हुई है। सप्लाई के पास यहाँ भी मतलब वोल्टेज मिल रहा था, यहाँ भी वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि बाकी के जितने भी इक्विपमेंट है वो अपना प्रॉपर उसी स्थिति में काम करते रहेंगे, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सबसे बढ़िया फायदा होता है समांतर कनेक्शन का कि कोई इक्विपमेंट किसी कारण से उसमें कोई परेशानी आती है तो बाकी के जो भी इक्विपमेंट लगे होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई भी और जो भी अन्य सभी लगे लैंप है उन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा ले जाने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध होगा। अब 6 वोल्ट है और 1.2 एम्पियर की धारा आप ले जा रहे हैं, ठीक है। 6 वोल्ट है और 1.2 एम्पियर की धारा ले जाने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध ही आपसे पूछा है, तो R बराबर जो होता है आपका, R बराबर V बटे आई होता है। ये फॉर्मूला आप एकदम रट लीजिए, ओम का नियम V बराबर आई इंटू आर। 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं यूपीपीसीएल TG2 में, तो ये फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए। किस तरह से घुमा के पूछ सकता है, आप इसको याद कर लो बस। बस आपको ये फॉर्मूला, ये V बराबर आई इंटू आर बार बार आप लगाओगे, वैसे भी याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। तो आई बराबर V बटे आई, V आपको दिया है 6, आई आपको दिया है 1.2, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा। अब कितना आंसर आएगा आप बताओ, ठीक है। तो 21 का जो मतलब है, इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 4 मतलब 5 ओम दिया है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 5 ओम के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 5 ओम के आसपास, क्या 5 ओम ही होगा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला है कि किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है, तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? अब क्वेश्चन क्या है कि 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है और यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है, तो 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? क्वेश्चन आपका देखिए बहुत बढ़िया है, ध्यान से आप समझिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है कि किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल की ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब कोई तार है, 5 सेकंड के लिए आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया, तो 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो गई। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है, तो फिर 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? मान लीजिए कि धारा जो थी वो आई थी, ठीक, हमने मान लिया ये चीज कि धारा, हमने आई धारा प्रवाहित किया तो हमारे 60 जूल उत्पन्न हुआ। अब यही धारा धारा फिर से आपने आई ही फ्लो करवाया, लेकिन प्रतिरोध आपने क्या रख दिया? आधा रख दिया। यानी पहले मान लीजिए प्रतिरोध R था, फिर दूसरे कंडीशन में प्रतिरोध आपने क्या रख दिया? R/2, यानी आधा रख दिया, ठीक है। देखते चलिएगा, करंट सेम है, करंट सेम है, लेकिन प्रतिरोध आपने आधा कर दिया। तो 60 जूल पैदा हो रही थी जब मतलब R प्रतिरोध था, लेकिन जब R/2 कर दिए यानी आधा कर दिए, तब क्या 60 जूल ही होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा? उसे यही बताना है। तो ध्यान से सबसे पहले चेक चलिए, तो हम देखेंगे फॉर्मूला E बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, जूल के नियम से, ठीक है। आई स्क्वायर आर इंटू टी। अब देखिए, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रही थी, ये पहली कंडीशन थी, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी बराबर 60 जूल था। ये 60 जूल, ये चलिए टी नहीं था, 5 कर देते हैं हम, क्योंकि 5 सेकंड के लिए फ्लो हो रही थी। फिर दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, धारा यही है आई स्क्वायर, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया? R/2, R/2 इंटू 5, ठीक है। क्योंकि मतलब यहाँ 5 नहीं रखेंगे तो टी रखेंगे, और टाइम 5 सेकंड तब भी दिया है आपको, तो आई स्क्वायर आर इंटू 5/2 बराबर कितना आपको बनेगी? अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि आई मतलब 5 आई स्क्वायर आर कितना आपने निकाला है? 60 जूल आपको दिया हुआ है। ये 5 आई स्क्वायर आर आपको कितना दिया? 60 जूल। तो 60 जूल आपको ये दिया बटे 2, तो हो जाएगा 30 जूल। तो करेक्ट आंसर तो 30 जूल होगा। लेकिन इसको अगर आप ऐसे करना चाहो तो एकदम आसानी से समझ सकते थे कि 5 सेकंड है, टाइम वही दिया है, धारा भी आपको वही दिया है,
तो फिर रेजिस्टेंस आर था तो उसको हमने 60 जूल तब मिल रहा था। लेकिन सिर्फ सब कुछ चेंज नहीं किया गया, कुछ नहीं चेंज किया गया। 5 सेकंड है, करंट भी वही है, सिर्फ रेजिस्टेंस क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। कितना किया, आधा किया गया। तो आप एक चीज़ देखो ना, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, तो आर जो है वो सीधा इसके समानुपाती है। जो एनर्जी है, जो मतलब ऊर्जा है, वो सीधा इसके समानुपाती है। तो जब सीधा समानुपाती है तो अगर आर आधा होगा तो ये भी क्या हो जाएगी, आधा हो जाएगी ना। तो वही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 सेकंड में किसी तार से होकर 30 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तार में प्रवाहित धारा है। 3 सेकंड में किसी तार से 30 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित धारा, अब तो धारा का जो फॉर्मूला तो आई बराबर क्यू बाई टी होता है। क्यू बाई टी, क्यू का मान आपको 30 दिया है और टी का मान आपको 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 5 वाट के 10 बल्बों को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब एक माह में किलोवाट घंटे में कितनी ऊर्जा की खपत करेंगे। किलोवाट घंटे में, ध्यान से देखना, हमेशा क्वेश्चन ये देख लेना कि किलोवाट घंटा बोला है कि सिर्फ वाट घंटा बोला है, किस में बोला है, ये आपसे मतलब बहुत ज़रूरी होता है ये जानना। अब 50 वाट के 10 बल्ब हैं, कितने घंटे डेली जलते हैं, 10 घंटे जलते हैं। कितने दिनों के लिए, 30 दिनों के लिए। कितना किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटे में। अगर एक चीज़ बताओ मेरे से कि 50 वाट का बल्ब है, वाट आपको यानी पावर दे रखा है, लेकिन आपसे वाट आवर पूछ रहा है। वाट आवर का मतलब कि ये वाट है और ये समय, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं। जो जितने बल्ब हैं भाई, अब ये 10 बल्बों को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाएं ना, 50 वाट के 10 बल्ब हैं, तो एक बल्ब अगर मान लीजिए कि 50 वाट का है तो 10 बल्ब टोटल कितने हो जाएंगे, 500 वाट हो जाएगा ना। आप अगर ध्यान से समझें तो 10 बल्ब मतलब टोटल कितना, 500 वाट। तो सीधा सीधा इनको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुणे 10 गुणे मतलब कि ये जो 10 घंटे इसे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो 10 5 5000, 5000 वाट आवर। देखिए वाट आवर होगा ना कि किलो वाट आवर होगा। 5000 वाट आवर, 5000 वाट आवर अगर है, ध्यान से आप समझो कि 5000 वाट आवर, अब इसको आपको बदलना है किलो वाट आवर में, किलो वाट घंटे में आपको बदलना है। तो किलो वाट में बदलने के लिए हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, और भाग करना पड़ेगा 1000 से। हमें इसे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो 1000 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 किलो वाट आवर, 5 किलो वाट आवर। अब ये 5 किलो वाट आवर आया जो एक दिन का आया, लेकिन आपसे बोला कितने दिन का है, ये बोला है आपसे 30 दिन के लिए, यानी एक माह यानी 30 दिन का बोला है। तो एक दिन में आप कितना कर रहे हो, आप कर रहे हो 5 किलो वाट आवर, 5 किलो वाट। तो 30 दिन में कितना करोगे, 5 गुणे 30 यानी 150 किलो वाट आवर। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 मिली हेनरी, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी के 3 प्रेरक समांतर में लगे हुए हैं, तो कुल प्रेरकत्व तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बस ध्यान से आप बताइए कि क्या सही आंसर होना चाहिए। अब जैसे देखिए जिस तरह से प्रेरक की बात होती है, प्रेरक का कनेक्शन यानी कि इंडक्टर जिस तरह हम जोड़ते हैं, उसी तरह से हमारा रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो फॉर्मूला, जैसे रेजिस्टेंस समांतर में कनेक्ट है तो उसके लिए हम निकालते हैं आर, मतलब कि समांतर के लिए जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे होता है। उसी तरह से जब हम प्रेरकत्व की बात करते हैं तो 1/l बराबर 1/l1 प्लस 1/l2 प्लस 1/l3। ठीक है, ये होता है हमारा ऐसे फॉर्मूला। लेकिन इसमें मैंने भी आपको एक चीज़ बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में ही मैंने बताया था ये चीज़, कि जब भी हम समांतर कनेक्शन करेंगे, चाहे तो प्रतिरोध होगा चाहे तो प्रेरक होगा, ध्यान से सुनना, चाहे प्रतिरोध होगा चाहे प्रेरक होगा, अगर उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, समांतर में है, तो उनका जो इक्विवेलेंट यानी कि कुल प्रतिरोध निकल के आएगा, यानी कुल प्रेरकत्व निकल के आएगा। ठीक है, उनका जो कुल प्रेरकत्व निकल के आएगा वह जो होगा सबसे छोटे वाले प्रेरकत्व से भी क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है,
अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5 मिली हेनरी है, 4.3 मिली हेनरी और 0.6 मिली हेनरी है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो हमें पता है कि हम निकालेंगे, जब भी गुणा भाग करेंगे तो हमारा जो आएगा वो 0.6 मिली हेनरी से भी कम आएगा, तो इससे भी कम आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी ओम में भी होता तब भी करेक्ट आंसर यही होता, लेकिन कनेक्शन ध्यान से देख लेना कि समांतर है कि श्रेणी है, समांतर में ऐसा होता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का यथार्थ मान मापने के लिए निम्नलिखित से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अब यथार्थ मान को आपको मापना है तो किस विधि का आप प्रयोग करोगे? लॉरेंज विधि, रेले विधि, ओम नियम विधि या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज विधि? कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज विधि, क्योंकि हम यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? जब भी हमें प्रतिरोध का एक रियल वैल्यू मतलब यथार्थ मतलब कि एकदम सार्वत्रिक मेजर करना है, ठीक है, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो लेंज नियम किसका है? आवेश संरक्षण का, प्रेरित धारा का, ऊर्जा का या प्रेरित ईएमएफ का? आपको यही बताना है। तो जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। किसका नियम होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और लेंज का नियम भी यही होता है कि आप जैसे कोई काम कर रहे हैं उसके पीछे किसी ना किसी चीज़ का रीज़न होता है और जिसके कारण ये चीज़ होती है। ध्यान समझना, जैसे कोई वोल्टेज अगर किसी के कारण पैदा हुआ है तो वह फिर उसी चीज़ का अपोज करेगा जिसके कारण वो पैदा हुआ है। ये होता है लेंज का नियम, ठीक है। तो लेंज का नियम जैसे आप देखेंगे फैराडेस नियम में कि E बराबर एन डी फाई बाई डी टी होता है ना, तो इसमें माइनस साइन आप लगा हुआ देखेंगे। ये माइनस साइन जो होता है किसके कारण आता है? यह आता है लेंज के नियम के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग कैसा होता है? अब 3 फेज है, 4 वायर सिस्टम है, उसमें न्यूट्रल रंग का जो रंग होगा वो कैसा आप चूज करते हो? ठीक है, कैसा चूज करते हो? तो वह हम चूज करते हैं काला, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूट्रल का रंग कैसा होता है? काला हम चूज करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। अब देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन जब भी आप देखोगे, आप कहीं भी जाते होंगे, टावर लगा होगा, स्टील टावर जिसकी स्ट्रेंथ सबसे अच्छी होती है, आप देखेंगे कि उसके सबसे ऊपर एक लगा रहता है वायर, जिसके ऊपर पक्षी वगैरह बैठते हैं लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर उस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछता है आपसे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको हम कहते हैं अर्थ भू संपर्कित चालक, यानी कि अर्थ वायर जिसको हम बोलते हैं। वो जो होता है वो टावर के थ्रू मतलब ज़मीन में क्या किया रहता है? अर्थिंग किया जाता है, वो सबसे ऊपर लगा होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है ना कि जानते हो, लड़के मान लो आप नहीं देखे हो, नहीं सुने हो, कभी आपने नहीं पढ़ा है चीज़, तो उसमें क्या करोगे कि आप फेज सुने हो आर वाई बी, तो आपको पता होगा कि आर होगा चाहे वाई होगा चाहे बी, तीनों में से एक फेज ऊपर होगा। और नॉर्मली हम आर वाई बी पढ़ते हैं तो लोग आर को ही सही मार के आ जाते हैं, तो जो कि सही नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन में जो सबसे ऊपर का होता है वह कौन सा होता है? वह अर्थिंग वायर होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक है। और जिसका काम ये भी होता है कि बिजली जो गिरती है उससे टावर की सुरक्षा करना, ट्रांसमिशन लाइन की सुरक्षा करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध पदार्थ को डैश के लिए तापन तत्व के लिए चुना जाता है। अब देखिए अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को, अब अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ आपके पास है तो उसको हम कैसे करेंगे कि तापन तत्व की लंबाई कम करने के लिए, तापन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने के लिए, या फिर ऑक्सीकरण के प्रभाव को कम करने के लिए, धारा की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। अब देखिए अत्यधिक प्रतिरोधक पदार्थ को अगर तापन तत्व के लिए चुना जा रहा है सपोज, तो क्या कारण हो सकता है? तो जिसका प्रतिरोध अधिक है उसका हीटिंग ज़्यादा होगा, उसका हीट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है कि हीट बराबर यानी कि जो एच बराबर होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अधिक प्रतिरोध के लिए, अधिक प्रतिरोधक वाला जो पदार्थ होगा उसका तापन तत्व के लिए चुना जाता है, तापन तत्व की अवधि या आयु बढ़ाने के लिए, तापन तत्व की अवधि या फिर आयु बढ़ाने के लिए हम लोग अधिक प्रतिरोध वाले पदार्थ को चुनते हैं,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि x1 और x2 के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा। बस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फिगर आपके सामने दिया है, थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, तो फटाफट बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। तो अगर आप देखिए ध्यान से फिगर देखिए, फिगर आपको दिख रहा है कि ये 10 ओम का प्रतिरोध है और ये जो कनेक्ट है ये आपका क्या है, इसमें कोई रेजिस्टेंस है नहीं है। अब देखिए अगर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो ध्यान से समझना, ये 10 ओम और ये 0 ओम का प्रतिरोध दोनों किस में जुड़े हुए हैं, समांतर में कि श्रेणी में। आपका आंसर आएगा कि सर ये समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर ये समांतर में जुड़े हुए हैं तो मेरे भाई करंट इससे जितना निकलेगी, मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताया है और ये नोटिस करते रहिए कि करंट आपकी उसी रास्ते से फ्लो होती है जहाँ पे उसको कम प्रतिरोध मिलता है, जहाँ पर उसको कम प्रतिरोध मिलता है। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर आप x1 और x2 इनके बीच का प्रतिरोध निकालोगे तो मैंने कहा कि 10 गुणे, जब दो मतलब कि दो रेजिस्टेंस है तो कैसे निकालेंगे 10। अब इसका प्रतिरोध क्या है, अब देखिए ये शॉर्ट है, ध्यान समझना, ये कैसा है, लघु परिपथ है, यानी लघु परिपथ। अब एक चीज़ आज से याद रखना कि कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब ये शॉर्ट है तो ये जीरो हो जाएगा। तो 10 गुणे जीरो अपान 10 प्लस जीरो, तो कितना हो जाएगा, टोटल जीरो। यानी आपका प्रतिरोध टोटल कितना निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। तो सही आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा। लेकिन कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट है। अब शॉर्ट जो होता है उसका प्रतिरोध जीरो होता है। अब प्रतिरोध जीरो है तो जो चीज़ अगर शॉर्ट है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर शॉर्ट है तो उसके पैरेलल में अगर कोई ब्रांच है तो वह भी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ये भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, पदार्थ में चालन नहीं होगा। पदार्थ में चालन कब नहीं होगा, ऑप्शन देखिए कि समान पदार्थ के तार में, असमान पदार्थ के तार में, समान विभव विद्युत वाहक बल के तार में, उपयुक्त सभी। तो 132 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अब देखिए जैसे अब मैंने ये बनाया, एक पोटेंशियल यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये देखिए एक पोटेंशियल मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे, ये मान लीजिए आर है और ये वी है और ये भी वी है। ठीक है, ध्यान से समझना कि पदार्थ में चालन नहीं होगा कब, जब यह V और यह V, देखो इसका पॉजिटिव सिरा यहाँ है, इसका निगेटिव है, ये पॉजिटिव इधर है, इधर निगेटिव, ये चाह रहा है कि इधर से करंट जाए, ये चाह रहा है कि इधर से करंट जाए। दोनों एक दूसरे को करंट देना चाह रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को करंट तब देंगे ना जब कोई एक बड़ा हो कोई एक छोटा हो। जैसे अगर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा तो भाई इसे झुकना पड़ेगा, फिर इधर से करंट आप दोगे, ठीक। लेकिन अगर सपोज ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये है छोटा, तो भाई ये कहेगा तू छोटा है तू बच, मैं बड़ा हूँ मैं दूंगा करंट, तो फिर करंट की डायरेक्शन इधर से फ्लो होती है। लेकिन अगर इन केस V1 मान लो, चलो ये V1 है और ये V2 है, V1 बराबर हो जाए V2 के, सपोज V1 बराबर हो गया V2 के, तो भाई दोनों तो बराबर है ना, तू कहेगा तू जितना लगाएगा उतना मैं भी लगाऊंगा, तो दोनों जब बराबर हैं तो करंट होगी कुछ नहीं, जीरो होगी। करंट क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि समान विद्युत वाहक बल के तारों में, यानी कि दो सिरों पर अगर कोई तार है, दोनों सिरों पर विद्युत वाहक बल क्या है, समान है, तो करंट का मान क्या होगा, जीरो, यानी चालन नहीं होगा उसमें। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 200 वोल्ट के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है, यह किस लैंप के समान है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 100 वोल्ट के एक मतलब कि 200 वाट के एक 100 वाट लैंप को 100 वोल्ट पर धारा प्रदान की जा रही है, यह किस लैंप के समान है। तो सबसे पहले किस लैंप के समान है इसे हमें निकालने से पहले सबसे पहले इतनी चीज़ को आप देखो कि 200 वोल्ट है और 100 वाट है, 200 वोल्ट और 100 वाट, ठीक। तो इसका मतलब है कि P बराबर हम लगाएंगे फॉर्मूला V²/R का, क्योंकि यहाँ से हम निकालेंगे पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस जैसे ही निकालेंगे तो V² मतलब 200 का स्क्वायर, 200 गुणे 200 बटे P मतलब 100, P मतलब 100, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 400 ओम, 400 ओम। तो यानी जब हम सिर्फ इतने लैंप की बात करें, एक लैंप की, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना निकल के आया, 400 ओम निकल के आया, ठीक। अब हम चाहते हैं कि 100 वोल्ट की मतलब सप्लाई दे रहे हैं, उसके कारण जो करंट फ्लो होगी
वो तो फ्लो हो रही थी, तो किस लैंप के समान है, तो हम फिर से P निकालेंगे, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो वी स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर गुणे 100 का स्क्वायर बटे 400। आर कितना निकालो 400, ये जीरो जीरो कैंसिल होगा, 4 25। तो किसके समान है, 25 वाट के समान है। ठीक है, किसके समान है, 25 वाट के समान। अब कैसे निकालें, बहुत ही आसान है। पहले आप इससे रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस का मतलब कि फिर इसमें पावर के लिए फॉर्मूला लगाओ, आपका इससे निकल के आ जाएगा 25 वाट। अब देखिए क्वेश्चन है कि डैश की चालकता अधिकतम होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन, किसकी चालकता अधिकतम होती है। 34 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि किसकी चालकता अधिकतम होती है। तो चालकता जो सबसे अधिक होती है वो होती है आयन की। ये बात याद रखिएगा कि आयन जो होते हैं उनकी चालकता बहुत ही अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है सूची 1 व सूची 2 का मिलान करें तथा कूटों की मदद से सही उत्तर का चुनाव करें। अब देखिए आपको करना है सूची 1 और सूची 2 का मिलान। अब देखिए पहला है ओम का नियम, यानी ये जो है वो ओम का नियम है। ओम के नियम में आप क्या पढ़ते हो, ध्यान समझना। ओम के नियम में हम पढ़ते हैं V बराबर आई इंटू आर, यानी कि वोल्टेज और करंट में संबंध पढ़ते हैं। वोल्टेज और करंट में क्या पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं। तो ओम का नियम आपका पड़ता है वोल्टेज और नियम में संबंध, यानी ये जो होगा वो 3 से जुड़ जाएगा। ये जो होगा किसके संग जुड़ेगा, 3 से। उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यह किस पर अप्लाई होता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल किस पर अप्लाई होता है, तो यह अप्लाई होता है एसी जनरेटर पर। ठीक है, यानी जनरेटर पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई होता है, जबकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यानी बाएं हाथ का नियम जो होता है वह मोटर पर अप्लाई होता है। ये आपको याद रखना है। और आप पढ़े होंगे डीसी जनरेटर या डीसी मोटर, एसी जनरेटर कुछ भी, तो आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक आइडिया होगा। उसके बाद आवर्तित्र, आवर्तित्र जो होता है यह किसके लिए है, यह होता है उत्पादक के लिए। और कूलम का नियम जो है ये किसके लिए होता है, संधारित्र के लिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखोगे तो ए का जो है 3, सॉरी ओम का नियम, तो ए का होना चाहिए 3, बी का होना चाहिए 4, जबकि देखिए आपका जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है 4, ए बी दिया है। ठीक है, 35 का जो है वो आंसर जो दिया है 135 का वह बी दिया है। इसमें क्या ओम का नियम, ओम का नियम, अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, ओम का नियम पहली बात तो कैसे, इसके लिए वोल्टेज तथा धारा में संबंध ओम का नियम ही तो बताता है। आवर्तित्र कहाँ बताता है वो, मतलब इसका नियम। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये सही है कि इसके लिए बताता है। ठीक, उसके बाद कूलम का नियम जो होता है वो किसके लिए होता है, संधारित्र के लिए होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो दिया है वो दिया है बी। बाकी आप अपने हिसाब से खुद ही समझ सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझे लगता है। ठीक है, ये होगा 3 की जगह पे और बी तो सही है, सी की जगह पे 2 होगा। ठीक है, बाकी सही है सब। चलिए अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो इसकी इकाई बहुत ही आसान है, क्या होती है, ओम मीटर होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपने निकाला कि ओम मीटर होती है, तो इसको आप निकाल लो। आर बराबर रो एल बाई ए, और ये रो जो है यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो इस रो बराबर आप निकालेंगे, रो बराबर तो आर इंटू ए अपान एल, यही होगा। अब आप मेरे को बताओ रो बराबर, यूनिट ही निकालना है ना आपको, मात्रक ही निकालना है। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। ए मतलब क्या है, एरिया है। एरिया का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, बटे लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। तो सही आंसर जो होगा वह क्या होगा, ओम मीटर होगा। अगला क्वेश्चन, एक कली संधारित्र में इस्तेमाल किए जाने वाले संधारित्र में नहीं होता है। अब देखिए सिंगल फेज संधारित्र बोला है, एक कली संधारित्र में इस्तेमाल आपने कर रहे हैं, तो संधारित्र में क्या नहीं होता है, परावैद्युतिक माध्यम, वोल्टेज रेटिंग, निश्चित मान, ध्रुवीय संकेत। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि जो सिंगल फेज कैपेसिटर होता है उसमें पोलैरिटी नहीं दिया रहता। ठीक है, यानी ध्रुवीय संकेत उसमें नहीं दिया रहता है। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा डी होगा। आप देखेंगे सिंगल फेज कैपेसिटर तो उसमें कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव ये नहीं दिया रहता है। कैपेसिटर अपने पंखे में लगाते उसमें भी देख लेना, ठीक है, नहीं दिया रहता है। अगला क्वेश्चन,
एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है? एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में, ठीक है, एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी? प्रतिरोध तापन पद्धति, चाप तापन पद्धति, पार विद्युतिक तापन पद्धति, प्रेरक तापन पद्धति। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होता है आपका प्रतिरोध तापन पद्धति। यानी एक विद्युतीय तापक संवहन में जो हम मतलब जो सिस्टम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं प्रतिरोध तापन पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किससे संबंध रखता है? अब केवीएल की बात की गई है, तो केवीएल जो होता है यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है ये किसके लिए होता है? तो ये एक बंद परिपथ में समस्त वोल्टेज ड्रॉप यानी जितना वोल्टता पात हो रहा है प्लस वोल्टेज सोर्स का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये मान लीजिए कि कोई दो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसके संग एक हमने ये वोल्टेज सोर्स लगा दिया V, और यहाँ से करंट आई जा रही है। ये मान लीजिए R1 है और ये R2 है। तो आप देखेंगे कि V बराबर आपको मिलेगा I_R1 प्लस I_R2, ठीक, यही आपको मिलेगा। तो V माइनस I_R1 माइनस I_R2 बराबर 0। तो कहने का मतलब किसी बंद परिपथ में समस्त वोल्टेज स्रोत तथा वोल्टता पात के बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी आईआर ड्रॉप और बैटरी के विद्युत वाहक बल दोनों से। तो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम है यह इन दोनों से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं जो निम्नलिखित द्वारा पृथक की जाती हैं। अब एक कैपेसिटर आप देखेंगे कि दो प्लेट होती है, एक होती है पॉजिटिव प्लेट, एक होती है निगेटिव प्लेट, और इन दोनों प्लेट को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं बाई किसके द्वारा? प्रतिरोध द्वारा, प्रेरक द्वारा, चालक द्वारा या फिर परावैद्युत द्वारा। तो आपने सुना होगा किसके द्वारा करते हैं? परावैद्युत द्वारा करते हैं। तो सही आंसर जो होगा वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आगे क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।